वेलकम बैक टू स्थिति एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह अधिगम अक्षमता को लेकर है, जिससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, अध्यापक की कौन सी भी भर्ती परीक्षा हो, जिसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आज उसका पूरा अपन टॉपिक करने वाले हैं पूरा कंप्लीट। इसके बाद इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं वह भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले अधिगम अक्षमता होती क्या है, इसके बारे में हम विस्तार देखते हैं। अधिगम अक्षमता क्या है या फिर असमर्थता क्या है। अधिगम असमर्थ बालक ऐसे बालक होते हैं जिसमें सीखने की बहुत ज्यादा कमी या उनसे इतनी योग्यता नहीं होती है, तो वे शीघ्र ही सीख पाए इतनी क्षमता नहीं होती है। अधिगम असमर्थ वाले बालक वह कहलाएंगे जिनमें या तो सीखने की गति बिल्कुल ही कम है या फिर उनमें योग्यता ही नहीं है सीखने की। ऐसे बालक अधिगम की असमर्थता के अंतर्गत आते हैं। इन बालकों को शिक्षण व्यवस्था अलग तरीके से करनी पड़ती है और शिक्षण नीतियों में भी बदलाव करना होता है। तो अधिगम असमर्थता के बारे में जानना एक अध्यापक के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले अधिगम असमर्थता बालक ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने में, बोलने में, समझने में, पढ़ने लिखने संबंधी अपूर्ण और अयोग्यता वाले बालक होते हैं। इस प्रकार के बालक कौन कौन से होते हैं, जिसमें सुनने में, बोलने में, समझने में, पढ़ने लिखने संबंधी सीखने की जो गति होती है वो बिल्कुल मंद होती है या फिर बिल्कुल कम होती है। तो अधिगम असमर्थता वाले बालक हो गए। अधिगम मतलब सीखना और असमर्थता मतलब सीखने में कोई न कोई कारण जिसकी वजह से वह सीखने की गति बिल्कुल न्यून है। तो ऐसे बालक कहलाएंगे अधिगम असमर्थता वाले बालक। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम असमर्थ क्षमता या फिर इसको कितने भागों में इसे बांटा गया। तो दो प्रकार की अधिगम अक्षमता को में बांटा गया। सबसे पहला है सामान्य अधिगम अक्षमता, दूसरा है जटिल अधिगम अक्षमता। इन दोनों में डेफिनेटली अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य अधिगम अक्षमता। इस प्रकार के जो बालक हैं उन्हें सामान्य रूप से हम शिक्षण विधि या फिर कुछ बदलाव कर उनकी जो गति है उसको बढ़ा सकते हैं सरलता से, किंतु जटिल अधिगम अक्षमता में एक अधिक समय लगता है उनको अधिगम करवाने में या फिर अधिगम करने में बिल्कुल ही वह असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार की जो क्षमता के अंतर्गत आते हैं जटिल अधिगम अक्षमता कहलाती है। इसमें अध्यापक कुछ प्रयास कर उसे सीखने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन इसमें नहीं कर पाता है। तो अधिगम अक्षमता को दो भागों में बांटा गया है। तो एक सामान्य अधिगम अक्षमता, दूसरा जटिल अधिगम अक्षमता। अब हम देखते हैं एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कौन कौन से किस प्रकार के विकार है अधिगम सीखने के। तो मुख्य रूप से हमने यहाँ पर 4 ऐसे विकार लिखे हैं। सबसे पहले मौखिक विकार, इसका संबंध है जिससे बालक मौखिक विकार मतलब बोलने में असमर्थ है, बोलने में उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार के विकार हो जाएंगे मौखिक विकार। अपने विचारों के संप्रेषण में बाधा आ रही है तो मौखिक विकार हो जाएंगे। पठन विकार, किसी भी अक्षर को पढ़ने में यदि उसे समस्या हो रही है, अक्षमता है, तो वो हो जाएगा पठन विकार। और लेखन विकार, किसी भी प्रकार लिखने और बोलने दोनों प्रकार से असमर्थ हैं तो लेखन विकार हो गया। और गणितीय विकार से संबंधित है जिसमें गणित की संक्रियाओं को करने में असमर्थ है। अब इसमें कौन कौन सी है पूरी पीछे डिटेल से, लेकिन ये जो लिखी है अक्षमताएं इनको किस नाम से जाना जाता है, ये कुछ महत्वपूर्ण है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। मौखिक विकार अफेजा, जहाँ पे भी आप इसमें ट्रिक समझे, फेजा, फेज का मतलब हो जाएगा अपना मौखिक रूप से सीखने में असमर्थ है, तो इसको आप याद रखें फेज वर्ड को। अफेजा, डिस्फेजा दोनों का संबंध मौखिक विकार से है। प्रश्न आ जाता है अफेजा है मौखिक विकार, पठन विकार, लेखन विकार, गणितीय विकार, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा मौखिक विकार। या फिर ऐसे पूछ लेगा मौखिक विकार से संबंधित है अफेजा, डिफेजा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। इस प्रकार प्रश्न की प्रकृति रहने वाली है। फिर अंतिम में हम इसके संबंधित आए हुए प्रश्न करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के आरपीएससी फॉलो कर रही है क्वेश्चन पैटर्न को। तो मौखिक विकार से संबंधित हो जाएगा अफेजा, डिफेजा। अब बोलता है पठन विकार। पठन विकार आप इसका याद रखें लेक्स, इस कीवर्ड को आप ध्यान में रखें लेक्स। तो एक हो जाएगा पठन विकार से संबंधित लेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो लेक्सिया, डिसलेक्सिया, बार बार इसे रिपीट करें। पठन विकार से संबंधित है लेक्सिया और डिलेक्सिया। अब है लेखन विकार। आप कुछ भी बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, तो वो कैसे बनाते हो, लिख कर बनाते हो। कैसे बनाते हो, लिख कर बनाते हो। तो ग्राफ ऐसे याद रखो, ग्राफ लिख कर बनाते हैं, इसलिए लेखन विकार हो गया। और पढ़ना लर्न करते हैं तो लेक्सिया हो गया। और फेज आप याद रख लो,
तीनों जो मेन इनमें ही कंफ्यूजन होता है, अफेजा, लेक्सिया, ग्राफिया, तीनों में कौन कौन से विकार है ये इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन, लिख कर बनाते हैं। तो प्रश्न आ जाए ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, अप्रेक्षिया और प्रेक्षिया। यहाँ पे फेजा है, फेजा और प्रेक्षिया में इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अप्रेक्षिया और प्रेक्षिया, और प्रेक्षिया में क्या हो जाएगा, लिखना और बोलना दोनों, लिखना और बोलना दोनों से संबंधित है। और अंतिम है गणितीय विकार, डिसकैलकुलिया। देखो यहाँ पे कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट में क्या करते हैं हम, गणित की संबंधित संक्रियाएं करते हैं, जोड़ बाकी करते हैं। उसी प्रकार जो ये डिसकैलकुलिया होता है उसमें जो बालक है गणित की जो सामान्य संख्या होती है उनको जोड़ घटाव करने में भी असमर्थता महसूस करता है। तो यह विकार हो गया अपना डिसकैलकुलिया। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। मौखिक विकार संबंध हो गया अफेजा, डिस्फेजा। पठन विकार से संबंधित है लेक्सिया, डिसलेक्सिया। लेखन विकार से संबंधित है ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, अप्रेक्षिया और प्रेक्षिया। प्रेक्षिया में हो जाएगा लिखना और बोलना दोनों, और गणितीय विकार हो जाएगा डिसकैलकुलिया। अब आगे इनकी सब अधिकतर जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब आगे इनकी एक एक को सारे डिटेल से पढ़ेंगे। आगे मैंने ये सारे एक जगह व्यवस्थित किया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले है डिसलेक्सिया। मैंने बताया था लेक्स मतलब पढ़ना, लर्न, तो पढ़ने संबंधित विकार हो गया डिसलेक्सिया। ग्राफ कैसे करते हैं हम, बनाकर लिखते हैं, तो डिसग्राफिया हो गया लेखन संबंधी विकार। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, याद रखो, गणितीय संक्रियाओं को संबंधी विकार हो गया, गणितीय कौशल संबंधी विकार। डिस्फेसिया, डिस्फेसिया हो जाएगा वाक क्षमता संबंधी विकार, बोलने में असमर्थ है। और डिस्प्रेक्सिया बोलना और लिखना, जैसे चित्रांकन, लिखना और लेखन दोनों संबंधी विकार हो गया। डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधित, बालक लिखने में असमर्थ है, वर्तनी अच्छी नहीं है, डिसऑर्थोग्राफिया का शिकार। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिट मतलब याद रखो सुनना, तो श्रवण संबंधी विकार हो गया। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, विजुअल मतलब देखना, विजुअल होता है देखना, और देखने संबंधी दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार हो गया। सेंसर इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसर मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं उनमें समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है, कान, आँख, जो भी अपनी इंद्रियां हैं उनमें संबंध स्थापित नहीं होने पर सेंसर इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब होता है उसमें अक्षमता होना, जो भी ये विकार है। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। एक होता है एडीटीएच, इसमें होता है अवधान संबंधी, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, ये भी एग्जाम में आता है, अवधान संबंधी विकार। एक बार पुनः अपन रिपीट कर लेते हैं इसको। डिसलेक्सिया हो गया पढ़ने संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल, डिस्फेसिया वाक संबंधी विकार, डिस्प्रेशिया लेखन में चित्रांकन संबंधी विकार, डिसऑर्थोग्राफिया मतलब वर्तनी संबंधित, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो गया अपना श्रवण संबंधी विकार, विजुअल परफेक्शन डिसऑर्डर हो गया दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार, सेंसर इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो गया अपना इंद्रिय समन्वय क्षमता विकार, ऑर्गेनाइजनल लर्निंग डिसऑर्डर हो जाएगा संगठन पठन संबंधी विकार, और एक अंतिम में हमने देखा था एडीटीएच जिसमें होता है अवधान संबंधी विकार। अब हम देखते हैं सामान्य अधिगम अक्षमता वाले। शुरू में हमने देखा था अधिगम अक्षमता वाले बालक दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य दूसरा जटिल, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना सामान्य अधिगम अक्षमता वाले बालक कौन कौन से हैं। तो अधिगम अक्षमता वाले संबंध बालक उन कमियों से होता है जिनका प्रशिक्षण व पर्यटन के माध्यम से सुधार कर उनको सामान्य बालकों की श्रेणी में लाया जा सकता है। सामान्य अधिगम अक्षमता वाले बालक कौन हो जाएंगे, जिसमें कुछ प्रशिक्षण कर कुछ शिक्षण विधियों में सुधार कर उन्हें सामान्य बालकों की श्रेणी में लाया जा सकता है। प्रारंभिक काल में इन बालकों को आधारभूत अधिगम संबंधी कौशल सीखने में अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। जब भी इनको सिखाया जाता है, अधिगम करवाया जाता है, तो प्रारंभ में इनके लिए बहुत ही समस्यापूर्ण होता है वह सीखना। यदि शुरुआत में ज्ञात हो जाए कि बालक की सहायता की जा सकती है, यह काम उसे उचित प्रशिक्षण देकर अभ्यास द्वारा संपन्न किया जा सकता है। उन्हें प्रशिक्षण व अभ्यास के माध्यम से बार बार सिखाया जा सकता है और सामान्य श्रेणी के बालकों में उन्हें लाया जाता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में सामान्य प्रकार के परिवर्तन करना होता है। जो भी पाठ्यक्रम है उनमें कुछ बदलाव कर उनके लिए सीखना आसान किया जा सकता है। सामान्य अधिगम क्षमता वाले बालक मोटे रूप से हम देखें तो वो बालक है जिन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से या फिर कुछ अभ्यास के माध्यम से उन्हें सामान्य श्रेणी के बालक में लाया जा सकता है। दूसरा देखते हैं
जटिल अधिगम अक्षमता वाले बालक, इस श्रेणी में उन बालकों की गिनती की जाती है जिनका आधारभूत एकेडमिक कौशल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। माना जाता है कि जटिल अधिगम में जो भी अक्षमता वाले बालक हैं वो आधारभूत जो सीखने के कौशल होते हैं वह भी वो सीख नहीं पाते, जैसे लिखना है, वाचन है, पठन है, ये अपने आधारभूत कौशल है, जो भी सीखने में उन्हें समस्या होती है। समस्या उनके मस्तिष्क के किसी भी विकार के कारण भी हो सकती है। जो समस्या है उसका कारण किसी भी प्रकार से हो सकता है, उनके मस्तिष्क में कोई भी विकार हो सकता है या फिर किसी कारण के वश बाद में भी हो सकता है। इन बालकों को विद्यालय में एकीकृत करना बहुत ही अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। जिन बालकों के अधिगम संबंधी दोष होता है उनके व्यवहार संबंधी विशेषताएं अलग होती है। जैसे सभी का जो दोष है वो अलग अलग है, तो निश्चित ही उनके जो व्यवहार होगा वो भी अलग अलग होगा, लेकिन उन सभी की उपलब्धियां बौद्धिक क्षमता के कुछ अंतर नहीं होता। जो भी वो सीखने की जो बौद्धिक उपलब्धि है, सीखना है, वो लगभग सेम ही होती है, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ दोष होता है। इन समस्याओं का वर्णन कुछ इस रूप में किया जा सकता है, जैसे पठन संबंधी हमने देखा था प्रारंभ में डिसलेक्सिया, लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया, संप्रेषण संबंधी समस्या, संख्या संबंधी समस्या को कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। अब हम जो सारे जो एग्जाम के अनुसार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। डिसलेक्सिया हमने याद किया था, लेक्स मतलब लर्न करना मतलब पढ़ना। तो डिसलेक्सिया इस समस्या के अंतर्गत अधिगम अक्षमता बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। आप इसे मुख्य रूप से याद रखें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया। किसी भी शब्द का उच्चारण सही तरीके से नहीं समझ पाने की वजह से नहीं कर पाते, जिसमें उसे पढ़ने में कठिनाई है। उसका उच्चारण कैसे होता है वह नहीं समझ में आता है, तो वो पढ़ना ही नहीं पाता है। तो इसमें डिसलेक्सिया मतलब हो गया अपना पढ़ने संबंधित कठिनाई। फिर है डिस्ग्राफिया। ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं? लिख कर, लेखन कर कर, तो ये लेखन संबंधी विकार है। इस समस्या के अंतर्गत बालक को लिखने में कठिनाई होती है, जैसे बालक अक्षर को नहीं पहचान पाता, जैसे एम को वो डब्ल्यू पढ़ रहा है। तारे जमीन पर मूवी देखी है आपने, उसमें वो बालक डिस्ग्राफिया के संबंधित था, उसे बी डी सब दिखता था उल्टा, तो ये डिस्ग्राफिया संबंधी विकार है। एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक बालक को एम ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, तो किस प्रकार की समस्या का परिस्थिति जन्य क्वेश्चन करने लग गए, तो आपको उसे समझना होगा कि कौन सी में क्या समस्या होती है बालक को, कौन सी विकार में। तो इसमें अपना हो गया डिस्ग्राफिया, हो गया लेखन संबंधी विकार। और पहला क्या देखा था? डिसलेक्सिया, लेखन लर्न करना मतलब पढ़ने संबंधी विकार हो गया। फिर दूसरा हो गया अपना डिस्ग्राफिया, और इसमें हो गया अपना लिखने के संबंधित कठिनाइयाँ। फिर है डिसकैल्कुलिया, ये भी अधिकतर एग्जाम में देखा जाता है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर मतलब गणित की संबंधित गणनाओं को करने में वह असमर्थ है। ये आपके लिए एक ट्रिक से संबंधित है, आप यूँ ना समझे कैलकुलेटर डिसकैल्कु मतलब होता है कैलकुलेटर, ऐसा नहीं। इसको ये सब सिमिलर वर्ड लगते हैं, तो इसमें बालक कंफ्यूज हो जाता है कि किसमें क्या होता है। तो इसके लिए छोटा सा कैलकुलेट है, लर्न करना है, ऐसा कुछ बताया मैंने। इस समस्या के अंतर्गत बालक संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है। तो ये गणित के संबंधित विकार है, उसे जोड़ घटाव संख्याओं को गिनने आदि में समस्याएं होती है, वह गणित में रुचि नहीं ले पाता। जो मुख्य आधार है जोड़ बाकी गुणा भाग वही नहीं कर पाता, तो फिर वो गणित में आगे रुचि कैसे लेगा। उन्हें संख्याओं को पहचानने में दिक्कत होती है। डिसकैल्कुलिया में भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ग्राफिकल डिसकैल्कुलिया है, लेक्सिकल है, वर्बल है, प्रग्नोस्टिक डिसकैल्कुलिया है, ऑडियो नोट कैलकुलिया है। इनसे संबंधित अभी तक एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया, खाली यहाँ तक पूछा गया है कि डिसकैल्कुलिया कौन संबंधित है, विकार कौन सा है, तो हमने आज ये देख लिया यहाँ तक। फिर है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन के संबंध में सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलना में निपुण नहीं हो पाता है। तो यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। उसके मस्तिष्क में जो सेरेब्रम है उसमें जो विकार होना है, उसमें क्षति होने के कारण यह अप्रेक्सिया रोग हो जाता है, जिसमें शारीरिक विकार से संबंधित है। वह चलना, लिखना, इस प्रकार की सामान्य जो क्रियाएं हैं वह भी करने में असमर्थ रहता है। फिर है डिस्प्रेक्सिया। यह अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूचना गति कौशलों में निपुण नहीं होता है। जो भी क्रियाएं हम करते हैं सबसे पहले मांसपेशियों से उसे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क उससे संबंधित सूचनाएं देता है कि भाई ये कार्य करना है। तो जो इसमें सूचना ही गतिक जो कौशल है वही निपुण नहीं है, तो वो काम कैसे कर पाएगा। जैसे हाथ आंखों के बीच समन्वय संतुलन स्थापित भी नहीं कर पाता। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। मुख्य रूप से देखा जाए तो तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, जिसे सेंसरी
इंट्रीगेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। फिर है अफेजा। फेज मतलब हमने देखा था फेजा, ये अब है अफेजा। अफेजा में क्या होता है, भाषा एवं संप्रेषण संबंधी अक्षमता को, मतलब अफेज मतलब बोलना, भाषा संबंधित जो भी बोलना है, डिस्फेजा है, दोनों एक ही से संबंधित है। इसमें पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने, अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई महसूस करता है। मौखिक रूप से असमर्थ बालक, सामान्यतः मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न हो सकता है। कोई निश्चित कारण नहीं है इसका कि यह किस कारण होता है। तो अफेजा हो गया अपना। फिर है अलेक्सिया। अलेक्सिया मतलब हमने देखा था लर्न करना, मतलब पढ़ने संबंधी विकार हो गया। मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में असमर्थता अलेक्सिया कहा जाता है। इस शब्द का अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजा भी कहते हैं। इसके जो अन्य नाम कौन से हो जाएंगे, अंधता, पाठ अंधता, विजुअल अफेजा भी कहते हैं। यह ऑक्सफोर्ड अर्जित डिसलेक्सिया है। फिर है अपना डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या है, यह गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इसमें मनोविकार के प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है। यह एक मानसिक विकार माना जाता है डिस्थीमिया, जिसमें बालक अपने मन के प्रतिकूल व्यवहार करता है और इसमें तनाव की अवस्था होती है। मतलब बालक इसमें अपने आप को तनाव में महसूस करता है, टेंशन में रहता है। तो ये कौन सा विकार हो गया, डिस्थीमिया। फिर है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया यह ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे हैं। तो प्रश्न ऐसा आ जाता है, निम्न में से बालक यदि अपने कुछ अंगों को बहुत छोटे या अपूर्ण समझ रहा है तो वो किस मानसिक विकार से संबंधित है। तो डिस्मोर्फिया, अपने आप में ही वो अपने आप में महसूस करने लग जाता है कि मेरा अपूर्ण हूँ, मेरे अंग छोटे हैं। इस प्रकार के मनोविकार से ग्रसित हो जाता है डिस्मोर्फिया में। आप बार बार रिपीट करने का प्रयास करें, डिस्मोर्फिया। यह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगते हैं, जिससे प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। फिर एक गामक अक्षमता। गामक अक्षमता कौन सी होती है, यह जन्मजात के अलावा जन्म के उपरांत भी किसी भी अवस्था में चोट इत्यादि लगने की कमी से भी हो सकती है। शारीरिक रूप से विकलांगता कहते हैं। गामक अक्षमता क्या होती है, शारीरिक रूप से जो विकलांगता है वही कहलाती है गामक अक्षमता। और गत्यात्मक बालक औसत बालक की तुलना में शारीरिक सशक्तता में होता है। ये सामान्य रूप से संपन्न हो सकने वाले कार्यों में बाधा का अनुभव करता है। जो भी सामान्य कार्य है वह नहीं कर पाते हैं तो उनसे सामने बाधा उत्पन्न होती है। शारीरिक रूप से संबंधित जो भी विकलांगता है वो कहलाती है गामक अक्षमता। नेक्स्ट है भावबोधात्मक अक्षमता। भावबोधात्मक अक्षमता ये दो प्रकार की होती है, जैसे तुतलाना है, हकलाना है। तो उनमें संवेगात्मक रूप से स्थिर न होने के कारण भाव बोध होकर वह तुतलाना और हकलाना प्रारंभ कर देते। यह भी एक अक्षमता के संबंधी विकार है। आज का सेशन में हमने अधिगम अक्षमता के बारे में देखा और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इससे संबंधित आए हुए परीक्षा में प्रश्न के बारे में। थैंक यू सो मच। विस्तृति ऐप को आप डाउनलोड करना ना भूलें। यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्री नोट्स है, हैंड रिटन्स, मॉक टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, एनसीईआरटी की सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी कंपटीशन की एग्जाम की जो भी बुक है महत्वपूर्ण वो अवेलेबल है। राजस्थान अध्ययन की जो सारी बुक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वह भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और डाउनलोड करना न भूलें। थैंक यू सो मच।